हेलो। तो मैं आपको मेरी इंग्लिश की पूरी तैयारी मैंने कैसे की, कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की, कैसे मैंने प्रैक्टिस किया, कैसे टाइम मैनेज किया, कैसे वोकैब की, ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, जो अभी CGL 2022 का टीयर 1 की जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मेरे प्री में 47.5 मार्क्स हैं। तो उसी चीज़ को मैं आधार मानते हुए उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, जिनके 20, 25 या फिर 15 नंबर आते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से 40-45 प्लस, मतलब इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर आए, है ना, मेंस में, क्योंकि मेंस की तैयारी करेंगे वो बच्चे, तो मेंस की भी और अगले 2023 की प्री की भी जो तैयारी कर रहा है उनके लिए पूरा इंग्लिश जैसे मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा और आज जहाँ मैं हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया जीरो से इंग्लिश को। क्योंकि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, वोकैब बिल्कुल नील, ग्रामर बिल्कुल नील, सब कुछ मेरा बिल्कुल नील था, मुझे कुछ नहीं आता था और सारी प्रिपरेशन मैंने खुद से की और क्या क्या फैक्टर्स है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में 3 सेक्शन है अपने, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ग्रामर की बात करूँ तो देखो, मेरे पास जो नीतू सिंह मैम की बुक है ये थी, है ना, और इस बुक को ना मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ही इसको पढ़ा है, मतलब शायद काउंटलेस है ना, 100 नहीं, 150 नहीं, मुझे नहीं आइडिया मैंने इसको कितनी बार पढ़ा है, क्योंकि इसमें 15 चैप्टर हैं और हर 15 दिन बाद वो रिपीट में लूप स्टार्ट हो जाता है, वापस से मैं चीज़ों को फिर से रूल्स रिवाइज, रूल्स रिवाइज, रूल्स रिवाइज। तो आप सोच सकते हो कि मुझे आइडिया ही नहीं है कि 150 से ऊपर मैं इस बुक को पढ़ चुकी होंगी और शायद उससे भी ज़्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ कि बुक को मैंने इसको पढ़ा कैसे। उस टाइम मैंने किसी टीचर से भी नहीं पढ़ा था। तो जैसे कि अपन चैप्टर ही ले लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लिया, तो इसमें जब आप आगे से स्टार्ट करोगे तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, है ना, और सारे रूल्स दे रखे हैं कि भाई किस किस तरीके से। तो मैंने लाइन बाय लाइन बैठ के ना सारे रूल्स पढ़े, ये देखो एवरीथिंग, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अपनी है ना कि हम चीज़ों को समझ सकें, तो हर चीज़ मैंने खुद से पढ़ी। उसके बाद जैसे ही ख़त्म किया चैप्टर, है ना, काफ़ी सारे इसमें रूल्स हैं, उसके बाद जस्ट इसके पीछे एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, वो मैं बैठ के फिर सोल्व करती थी, ये देखो। और उसके बाद इस एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा है, अगर हमें जैसे समझ ना आए कि यार इसमें क्या लॉजिक लग गया, तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है ना। और एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिल जाती थी तो चैप्टर में नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग। तो मैंने देखो सारी चीज़ें ना बुक से पढ़ी हैं। इस बुक का हर चैप्टर मुँह जवानी मेरे को याद है, सारे के सारे रूल्स याद हैं, और मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था तब तक, क्योंकि किसी अच्छे टीचर का मुझे मिला नहीं और पैसे मैं लगाना नहीं चाहती थी कोर्स पे। तो मैंने हर चैप्टर ऐसे ही हर चीज़ को अंडरलाइन कर करके, आप कहीं पे भी देखोगे ना पूरी बुक काली पीली कर रखी है मैंने। ये देखो एक्सरसाइज इतनी बुरी तरीके से पेंसिल से ना, ये जैसे फर्स्ट टाइम पे मुझसे नहीं बना होगा तो मैंने इस पर सर्कल मार्क कर रखा है, ये देखो ये सर्कल हो गए, ये सर्कल हो गए। तो ऐसे मैं सर्कल्स लगा लेती थी कि हाँ तब दोबारा करूं। और ये जो पीछे एक्सरसाइज है ना, इसको भी शायद मैंने 30 से 35 बार तो लगाया होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी रूल्स जैसे हम पेपर में उसमें पढ़ते हैं चैप्टर में, उसी हिसाब से फ्रेम कर रखे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स। तो डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें कि अच्छा ऐसे एरर पहचानेंगे। और ग्रामर में एरर पहचानने का ना 90% पता है क्या होता है, अपना टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सबसे पहले आपको चेक करनी है कि हाँ सही सही जा रही है या नहीं जा रही। उसके बाद जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं बिसाइड, बिसाइड्स, है ना, और जो अपनी कंजक्शंस होती हैं या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो दे रखे हैं ना तो उनका जो रूल होता है पक्का उसी का उल्टा कुछ दे रखा होगा, है ना। जैसे अगर हार्डली, स्कैर्सली ये सब वर्ड्स दे रखे हैं तो पक्का उसके बाद कहीं तो या तो नोट लगाया होगा, है ना, या फिर वैन की जगह देन लगा दिया होगा। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एरर पूछा किस टाइप का जाता है ना। आपको उस चीज़ को टैकल करने की आदत हो जाएगी। जैसे आप बोलते हो ना कि एरर हमारे सामने आता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसमें एरर है कहाँ पे, तो वो जो रूल्स हैं, जो भी फिक्स्ड रूल्स हैं, उनको देखो। अगर वो रूल कहीं ना कहीं आपका उस सेंटेंस में आया हुआ है ना, तो जो मेन रूल है उसी की गलती होगी, है ना। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे और भी अपने होते हैं, जैसे सो अगर कहीं स्टार्टिंग में आया है तो लास्ट में कहीं ना कहीं दैट पक्का आना चाहिए, है ना, सो दैट का पेयर होता है। तो ये जो अपने फिक्स रूल्स होते हैं ना, इनसे क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला रूल आ गया, तो देखना कि उसने पेयर सही से मैच किया है कि नहीं, कि जो बट आल्सो से पहले अगर जिरंड यूज हुआ है तो नॉट ओनली से पहले भी जिरंड ही होना चाहिए, है ना, जो पैरेललिज्म को मेंटेन करता है। या फिर हार्डली स्कैर्सली के बाद इन्वर्जन फॉलो हुआ है कि नहीं। इन्वर्जन बोले तो
कि अपनी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, जो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन होती है ना, इन्वर्जन जिसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचो कि पता नहीं एरर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि बच्चा रोज बोलता है कि एरर का है ना, समझ में ही नहीं आता कि इसमें एरर है कैसे। तो आपका टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए सबसे पहले, कि आपको देखते ही पता चला है कि हाँ भाई टेंस की गलती नहीं है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही एग्री कर रही है ना। 85% गलतियां उसी में ही होती हैं, बाकी अपने जो फिक्स्ड रूल्स हो गए मैंने बताया उनसे गलतियां होती हैं। तो ग्रामर में इस बुक से अच्छा कुछ नहीं है। और फिर भी कोई बच्चा ये सोचे कि एक बार ही उसने बुक पढ़ ली, पता है इस बुक को पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार इसमें नई चीजें आपको मिलेगी। स्टिल मैं अभी भी जब पढ़ती हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ समझ आ रखी थी ना वो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आती है। हो सकता है पहले मैंने कभी रट ली हो कि ठीक है ये चीज़ ऐसे आएगी, लेकिन जब मैं इसको अब बार बार पढ़ती हूँ ना तब फिर वो मुझे समझ आने लग गई हैं चीज़ें धीरे धीरे। एक बारी मैंने रट ली, मुझे याद है मैंने बहुत पहले जब ये बुक पढ़ी थी ना, जब मैं इसको बैठ के रट ही रही थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था मेरे को। मुझे वो तक भी समझ नहीं आया था कि इमेजिनरी में सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो वर ही आएगा, है ना। मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि यार ही के साथ वोज लगा देती थी ना, पता नहीं चलता कि इफ पहले इमेजिनरी कंडीशन दे रखी है। तो इतने बेसिक लेवल से उठ के मैंने इस बुक से अपनी पूरी ग्रामर प्रिपेयर की है, और तब तक भी मेरे है ना बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 45 42 ऐसे हमेशा मार्क्स आते थे। उसके बाद मुझे एक टीचर मिले जिनसे आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हो, प्रॉपर उनको फॉलो करना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है ना, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपको पूरा एकेडमिक्स नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ उनकी गाइडेंस ले सकते हो। किसी चैप्टर में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, पहले तो आप इससे पढ़ो अपनी, अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो तरुण ग्रोवर सर हैं यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस हैं उनका जो चैप्टर में दिक्कत आ रही है वो चैप्टर एक बार उनसे पढ़ लो, और क्लियर करने के बाद जो मैंने बोला है वो आप करोगे। ग्रामर में इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं और किसी भी सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने इससे किया है। तो ग्रामर सेक्शन हो गया, इसके बाद प्रैक्टिस की भी बात करूंगी, एक बारी तीनों सेक्शन की बात कर लेती हूँ। सेकंड वोकैबुलरी, तो सबसे पहले तो देखो वोकैब मैंने यहीं से प्रिपेयर की थी, इसके जो लास्ट में ना वोकैब दे रखी है, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ किस तरीके से मैंने प्रिपेयर की थी चीज़ों को। तो ये देखिए, बहुत स्टार्टिंग फेज में जब मैंने प्रिपेयर किया था ना, तो हर वर्ड का है ना ऑप्शन हो चाहे फिर जो पूछ रखा हो, ये देखो पेंसिल से, बहुत पुरानी ये मेरी बुक है, हर चीज को मैंने कैसे लिख रखा था, मुझे इन शब्द का मतलब नहीं पता था। और ये एक नहीं, ये देखो कहीं मुझे कुछ सिनोनिम्स मिले तो मैंने ऊपर लिख लिए, है ना। पूरी बुक मैंने ऐसे ही काली पीली कर रखी है ये, और चीज़ों को ऐसे ही पढ़ रखा है, और बताऊंगी भी देखो कि मैंने कैसे याद किया था। ये मेरी बहुत मेहनत की हुई है वो कैब्स पे, जो आप बोलते हो ना आप कैसे कर लेते हो रोज के 100 वर्ड्स। तो ये देखो इस पूरी बुक की जो वकैब है ना, वो मुझे कोई रात में उठ के पूछ लेना तो भी मुझे सब पता है, इतनी तरीके से मैंने इनको पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिस सेक्शन था, उससे पहले वकैब दे रखी है जैसे 700 कुछ वर्ड्स हैं, तो इनको भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मेरी बुक जैसे मैंने प्रिपेयर किया, जो मैं बोलती हूँ ना न्यूमेरिक्स बना लिया करो, पक्का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये है वैंडलिज्म, मैं बहुत पास से आपको दिखाती हूँ। वैंडलिज्म है ना, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वैन को डैमेज करना, है ना, वैन को डैमेज करना। तो इस तरीके से मैंने निमोनिक्स बना बना के जो वर्ड है ना उसी के रिलेटेड, और जो मीनिंग है उसको रिलेट कर करके, और पूरी वोकैब मैंने यहाँ से की हुई है। काला पीला सब कुछ हो रखा है, आप देख सकते हो बहुत ही। ये देखो ये रेड इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट गो में ना मुझे कभी याद नहीं हुए, सेकंड में भी याद नहीं हुए, क्योंकि ये वो टुच्चे टुच्चे वर्ड्स होते थे जो आपको हमेशा परेशान करते थे। कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं याद होते थे, मैं उनको हाईलाइट कर लेती थी, बार बार उनको याद करती थी, लिख लिख के याद करती थी। मैंने पूरी वोकैब अपनी सबसे पहले तो यहीं से प्रिपेयर की। इसमें वन वर्ड भी है, इडियम फ्रेज भी है, और वोकैब भी है। वोकैब पूरी दे रखी है 700 वर्ड, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलग अलग सेक्शन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, 4-4 ऑप्शन के साथ। तो यहाँ से ये जो वोकैब है ना बिल्कुल बेसिक है। अगर अपने पेपर में 4 वर्ड आते हैं ना तो 3 पक्का यहाँ से आएंगे, अभी भी फिक्स है। एक आता है और उस एक के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, कुछ अलग सोर्स कुछ, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते ना उस एक क्वेश्चन को, क्योंकि 2 मार्क्स देके जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी ये जो वोकैब है ना, ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें से तो कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि इस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता, क्योंकि ये बेस्ट है इसमें जो पीछे दे रखी है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि इससे काम नहीं चलता, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो सेकेंड हो गया वोकैब। थर्ड अब बात कर लेते हैं अपना कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मैंने तो देखो कभी नहीं पढ़ा, है ना।
और मैंने कैसे इम्प्रूव किया, वो साथ साथ प्रैक्टिस से ही चीज़ें हो गई मेरी। अब ये तो हो गया वोकैब और ग्रामर पढ़ने का। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए ना पहले मैं अपना ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करती थी। जैसे किरण की बुक हो गई है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है पूरे के पूरे जो पेपर में आए हुए हैं स्पोर्टिंग एरर, फिर पूरे के पूरे एंटोनिम सिनोनिम सारा का सारा प्रीवियस ईयर दे रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव भी, क्लोज टेस्ट भी, स्पेलिंग है ना, करेक्शन, सब कुछ है इसमें उसके। और ये मैं इसलिए प्रीफर करती थी, और भी अच्छी बुक्स है इसमें 4-4 ऑप्शन है ना। जैसे अपनी ब्लैक बुक होगी, उसमें क्या है 1 लाइनर है, वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। जो थोड़ा एक अच्छे लेवल पे बच्चा पहुंच जाता है ना, उसके लिए वो बहुत अच्छी है कि ठीक है 1 लाइनर पढ़ लिया, कुछ नया मिला तो वहाँ से। लेकिन ये इसलिए अच्छी है कि यहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है कि 4 ऑप्शन है, आपको आइडिया भी लग जाता है और सारे प्रीवियस ईयर है। तो जो चीज़ें उस वोकैब में नहीं थी, जो और कुछ आया हुआ था, जैसे रिसेंट 2-3 साल से कुछ नए वोकैब्स, कुछ नए इडियम फ्रेज, कुछ वन वर्ड्स, ये जो नए नई चीज़ें पूछे जा रही हैं, वो मैं अपनी यहाँ से प्रिपेयर कर लेती हूँ, है ना। पूरी की पूरी बुक, शायद 3 या 4 बार मैंने ये पूरी बुक की हुई है, ये भी हर सेक्शन को अलग अलग से निकाल के। क्लोज टेस्ट भी मैंने यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर दिखा क्लोज टेस्ट वहाँ। क्योंकि क्लोज टेस्ट देखो कॉम्प्रिहेंसिव तो बात यह है कि सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें समझ कितनी आती हैं। वो सेक्शन उठाओ जो क्वेश्चन पूछा गया है, और आपने अगर एक बारी पैरा आपको पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, तो आपको याद होगा कि ये चीज़ का वर्णन कहाँ हुआ था, तो वहाँ से वो चीज़ उठा सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, आपको टोन, है ना, कि पैसेज की टोन क्या है, ऑथर की टोन क्या है। तो टोन्स आपको पढ़नी चाहिए, जितनी भी बहुत सारी टोन्स होती हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किस हिसाब से किसको क्या बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट की। तो देखो क्लोज टेस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि नए क्लोज टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता कि मैं कुछ नया करूँ नहीं। क्लोज टेस्ट में आपकी वोकैब भी काम आती है, आपका ग्रामर भी काम आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आती है ना। तो ये ऐसा सेक्शन है, PQRS जंबल भी हम लगा सकते हैं, कि उनकी कुछ अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उनके लिए। आप कुछ कर सकते हो कि एक 2 वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप एक बार देख सकते हो कि भाई टैकल कैसे करते हैं, है ना, PQRS को कैसे टैकल किया जाता है, क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल किया जाता है किसी भी टीचर से, तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी है ना। तो क्लोज टेस्ट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, फिर चीज़ें याद रहने लग जाती हैं आपको। वो जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, वो जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप कहते हो ये कैसे याद करें, वो वैसे याद नहीं होती हैं। वो जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब कुछ है, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बार बार जब सामने आएंगे ना, तो चीज़ें अपने आप ही याद होने लग जाती है। कोई रटोगे कब तक, है ना। पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, अपने आप चीज़ें एक टाइम बाद अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि चीज़ें कब बैठ गई। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग फेज में एक और काम भी किया था, वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ। मेरे पास ये देखो बहुत पुरानी बुक है ना, और ये भी मेरे एक फ्रेंड की बुक थी, तो उससे मैंने ली थी, उसके कोई काम की नहीं थी तो मैंने ले ली थी। यहाँ पे पुराने पेपर्स थे, है ना। तो ये मैं दिन के 2-3 जब भी मैं फ्री हूँ, 25 तो क्वेश्चन होते थे, बैठ के लगाए। फिर इसके पीछे वोकैब होती थी पेपर के पीछे, वो वोकैब याद की। क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हो और फिर वोकैब सामने आती है ना और गलत होती है, तो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद रहती हैं। तो ये भी मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। अब इसका नया मैं नहीं लेके आई, क्योंकि जो किरण की बुक है ना उसमें सारे नए क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा बुक्स इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं होता ना। तो ये मैं पहले करती थी। इस बुक को भी मैंने शायद 6-7 बार ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पेपर इसके कर लिए थे। तो इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद ये जो ग्रामर के रूल्स हैं, ये आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाते हैं, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा अब देखो मेंस का पेपर है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो क्या, जो अपने 2 साल के या 3 साल के CGL का मेंस और CPO का मेंस, ये जो पेपर हैं ये आप जरूर से लगाना, है ना। इससे क्या होता है ना, मतलब और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, है ना। सेम जैसे पैसिव वॉइस के, मतलब वॉइस के, नरेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा कि चलो मॉक लगा लिया, उसमें आइडिया लग गया कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस की बात हो गई कि ठीक है हम प्रैक्टिस कर लिए अपने हिसाब से, हमने एनालाइज नहीं किया खुद को कि ठीक है मैंने 100 क्वेश्चन में मेरे कितने ठीक हुए, है ना। ये तो जस्ट प्रैक्टिस वाली, सीखने वाला फेज था ये सारा जो मैंने अभी तक बताया कि सीख रहे हो। अब वो वाली बात होती है ना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है लाइफ में, मैं एक चीज़ लगाती हूँ कि बहुत बचपन में एक बात सुनी थी कि वो जो लकड़हारा होता है ना, वो 2 बंदे होते हैं। एक तो वो कि अपनी कुल्हाड़ी को धार दे और काटे, धार दे और काटे, और एक वो होता है जो अच्छे से शिद्दत से बैठ के धार देता है, शिद्दत से, और एक बार ही अटैक करता है और
लकड़ी अलग। तो मैं उस टाइप की लड़की हूँ। मैं बहुत सारी मॉक लगाने में बिलीव नहीं करती कि भाई रोज मॉक, आप रोज मॉक की भड़क रखोगी, मॉक मॉक लगाने मॉक नहीं। अपनी धार, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि वो जो एक बारी जब मॉक, चाहे हफ्ते में आप एक बार लगा लो, लेकिन ऐसा लग जाए कि फिर ये ना सोचे कि यार मेरे मार्क्स कट गए, है ना। मैं ऐसे करती हूँ, तो मुझे वो उस कहानी से बहुत सीखने को मिलता है। तो आप ये जो सारे मॉक्स हैं ना, ये क्योंकि अभी और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि उनमें ये जो नए वाले मॉक्स हो, हाँ टेक्स्ट बुक पे वो सारे मॉक्स हैं, तो आप वो वहाँ से लगा सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक का पास है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइसेस पे आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा और एक्सेस मिल जाएगा पूरे टेक्स्ट बुक का। जो ईयरली पास है 399 की बजाय आपको 269 में मिल जाएगा। और ये जो अपना कोड है PYD, ये आप लगाते हैं तो जो भी इस पर पॉसिबल डिस्काउंट होगा और एक्स्ट्रा वो आपको मिल जाएगा और पूरा टेक्स्ट बुक आपके लिए ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपने आपको टाइम के साथ एनालाइज कर सकते हो, है ना, कि आप पोजीशन आपकी कहाँ है, आप क्या कर रहे हो। कंपटीशन हमेशा ना खुद से रखो, दूसरों की कंपटीशन दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि मेरा किसी से है, मेरा किसी से नहीं। आपका खुद से होना चाहिए। आप जो कल थे ना उससे बेहतर आज आप होने चाहिए। आपको वो एक चीज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आज आपने इंग्लिश में एक अच्छी चीज़ सीखी। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो, कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा फिर, है ना। दूसरों से फिर कंपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं मैं इतने लेके आऊँ, नहीं। हमेशा ना खुद को कंपटीशन में रखो। दूसरों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए आपको, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। सब अपना बेस्ट करते हैं, आप अपने आप को बेस्ट बनाओ, फिर आपको उस चीज़ की फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये था मेरा इंग्लिश का रूटीन, और पूरा का पूरा जो भी मैंने किया रूटीन में और पूरी मेरी स्ट्रेटजी, इसके अलावा मैं इंग्लिश में कुछ नहीं करती हूँ। बस अपने प्रीवियस ईयर तक ही सीमित रहती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बेस्ट है ना कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो एक दो चीज़ें जो नई आती हैं, इडियम फ्रेज या फिर वन वर्ड, उनको भी आप टैकल कर पाओगे, क्योंकि वो समझ बन जाती है इतनी आपकी कि चीज़ आप समझ पाओगे ये चीज़ पूछ क्या रहा है। कई बारी एंटोसिनो में क्या हो जाता है, आप ऑप्शन से चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। और आप ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद।